अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद रात गए अमरीकी फोर्सेस की जानिब से ईरान पर एक और ताकतवर फिजाई हमला किया गया। इस हमले में 90 के करीब ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाए जाने की इत्तलात अब तक सामने आ रही हैं, जिसमें ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन्स के डिपो, नेवी के असासाजात, मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और साहिली इलाके की निगरानी करने वाले निज़ाम को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हालिया हमला गुज़िश्ता हमले का तसलसल है। अमरीका की जानिब से किए जाने वाले हालिया हमलों में अब तक 14 ईरानियों के शहीद होने जबकि मुताद्दिद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। ईरान की जानिब से इन हमलों के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाए गए। ताहम बहरीन, कतर और कुवैत का कहना है कि ईरान की जानिब से दागे जाने वाले तमाम मिसाइलों और ड्रोन्स को हदफ पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया गया है, जिसके बायस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता ईरान की जानिब से अब यह दावा सामने आ रहा है कि अमरीका ने गुज़िश्ता रात हमले में चीन ईरान रेलवे कॉरिडोर के एक अहम पुल को निशाना बनाया, जिसके बायस इस ट्रैक पर रेल सर्विस मुअत्तल हो गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये रेलवे लाइन तुर्कमेनिस्तान और काजाकिस्तान के जरिए चीन को ईरान से मिलाता है, जबकि रूस 2025 के आखिर से इस रूट को ईरान के लिए कार्गो तरसील के लिए जो है वो इस्तेमाल करे। यानी अमरीका की जानिब से ईरान में चीनी और रूसी मफादात से वाबस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि इस बार ये जंग गुज़िश्ता जंग से ज्यादा खतरनाक और वसी हो सकती है। ईरान की जानिब से एक बार फिर अबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की धमकी भी सामने आ रही है। ईरान की जानिब से इस बात पर इसरार किया जा रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुली रह सकती है और अमरीकी धमकियां इस अहम आबी गुजरगाह के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। ईरान की धमकी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का कहना है कि अगर ईरान ने ऐसा किया तो फिर अमरीका फौजी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि ईरान के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे और जहाजों पर हमले बंद करे, या फिर उसे गुज़िश्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के जजीरे खार्क पर कब्जे का इंदिया भी जो है वो दिया गया। आने वाले दिनों में ईरान अमरीका तनाज़ा क्या रुख इख्तियार कर सकता है, कुछ आज की नशिस्त में इस इशू पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के आदिल सुल्तान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। साबिक सफ़ीर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में बड़ी गहरी निगाह जावेद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। जावेद मलिक साहब सर आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, ये जो सारा मामला है इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो हम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो गए सर, दोबारा जो है वो हमलों का आगाज होगा और स्क्वायर वन से ज्यादा आप कुछ लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस दफा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो सिवेरिटी है वो ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानती हैं कि जब MOU सामने आया था तो उसमें पाकिस्तान की और कतर की बहुत मेहनत के बाद दोनों अतराफ के दरमियान एक लाहे अमल तय पाया था कि जिसके नतीजे में 60 दिनों के अंदर अंदर एक तफसीली डील जो है वो भी सामने आ जाएगी। उसमें मौजूद जो मंदरजात हैं उनके अंदर ईरान के हवाले से बात जो थी वो ये थी कि उनकी जो असासे मुंजमद हैं उनको रिलीज किया जाएगा, लेकिन एक उसकी बहुत बड़ी शर्त ये भी थी कि अपना हुर्मुज़ जो है वहां पे आमतौर पे कोई कतन कोई ब्लॉकेज कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि आप तकरीबन एक वीक पहले थाईलैंड के फ्लैग कैरियर एक शिप पे ईरान ने हमला किया। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ सिविलियन शिप, उस पर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस नहीं थी, वो तेल लेके जा रहा था। फिर उसके जवाब में अमेरिका ने स्ट्राइक किया। हम उम्मीद कर रहे थे कि एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर हमने देखा कि कल और परसों दोबारा से हमले किए गए ईरान की तरफ से ऐसी वेसल्स के ऊपर जो सिविलियन वेसल्स हैं, जो कि एक उनमें से कतर का फ्लैग कैरियर था, एक सऊदी का था। मतलब कतर तो वो मुल्क है जो कि मीडिएट करवा रहा है, तो उसको टारगेट करना मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन ईरान डिनाई भी करता रहा है इन हमलों को। They did not own. Well, they can do it if they don't want to own, but its evidence is there. टैंकर्स तो अटैक किए हैं उन्होंने। अब जब टैंकर्स आप अटैक करते हैं, शिप्स अटैक करते हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर ही कहेंगे ना इसको। ये तो वो जो तेल जा रहा है वो कोई अमेरिका के लिए तो नहीं जा रहा, वो तो कतर या थाईलैंड या सऊदी टैंकर्स हैं, वो अपने आमतौर इकोनॉमिक जो वहाँ उस खित्ते में उस अपना हुर्मुज़ जो कि इंटरनेशनल वाटर है उसके अंदर आमतौर का जो राइट है वो तो इंश्राइंड है। राइट ऑफ नेविगेशन इज इन द इंटरनेशनल लॉ में इंश्राइंड है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर खुदा ना खास्ता वहां पे एक तोजीह जो सामने से आती है वो ये कहते हैं कि कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे माइंस हैं, तो हम इसलिए उनको रोक रहे थे शिप्स को कि आप उन माइंस के इलाके में न जाएं। लेकिन ये तो देखिए, एक वहां पे उनकी पूरी कमेटी मौजूद है जिसके जरिए कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर ऐसा खुदा न खास्ता था भी तो चले अमेरिका के साथ बात करना मुश्किल था। कतर तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर जो थे वो तो खुद स्विट्जरलैंड गए हुए थे, आपको याद होगा जब ये नेगोशिएशंस हो रही थी।
वजीर आजम पाकिस्तान के साथ जो दूसरी शख्सियत कतर से आई थी वो वजीर आजम कतर के थे। हालांकि वहां से ईरान से उनके सिर्फ वजीर खारजा थे, वो स्पीकर थे, तो इसके बावजूद वो कतर से बात कर सकते थे। मतलब अटैक करना मुनासिब नहीं है मेरी नजर में, बिकॉज अब जब आप अटैक करेंगे इस तरह से तो फिर अमेरिका, वो भी एक सुपर पावर है, मतलब वो बैठा तो नहीं रहेगा, दे विल आल्सो ट्राई। तो इट्स लाइक you're going in a territory जिसके नतीजे में फिर एस्केलेशन बढ़ेगी। सो हमारी तरह के वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि डी एस्केलेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान की इतनी एफर्ट्स, कतर की इतनी एफर्ट्स के बाद, यानी एक सिंसियर एफर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बावजूद इस तरह होता हुआ दुख होता है, अनफॉर्चुनेट है, वन स्टिल होप्स। जाहिर है इसकी रिपरकशंस पूरी दुनिया के लिए हैं और एक उम्मीद हुई थी कि शायद मामलात बेहतर की तरफ जाएंगे, तो जाहिर है कि अनफॉर्चुनेट है। मैं जरा आदिल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ कि सर व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन। ईरान के ऊपर ये कहा गया कि उन्होंने हमला किया, ईरान उसको ओन नहीं कर रहा। अच्छा, उसको बुनियाद बनाने के बाद फिर वन थिंग लेड टू द अदर, और अब जो मामला है वो ये है कि अटैक्स, एरियल अटैक्स और जिस तरह से जो कुछ हुआ है कल रात को भी, वो सब आपके सामने है। तो आपको अभी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? ट्रेजेक्ट्री तो नेगेटिव है कॉन्फ्लिक्ट की, लेकिन हमें ये भी देखना है कि जब एमओयू साइन हुआ था, जो उसका आर्टिकल 5 था जो हरमुज को रेगुलेट करने की बात करते थे, उसमें ये कहा गया था कि ईरान जिम्मेदारी रहेगा कि 60 डेज तक वो जो है फ्री पैसेज देगा, लेकिन ईरान की इंटरप्रिटेशन ये थी कि उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पर होगा। तो बीच में आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और बाकी कंट्रीज ने भी, कुछ कंट्रीज ने भी इसको रूट को जो है ऑल्टर करने की कोशिश की, जो ईरान एक तरह से उसको असर्ट करना चाहता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ईरान की स्ट्रेट है और वो ओमान के साथ इसको करेंगे। तो मेरा ख्याल इस वक्त जो इनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस या कह दे कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों की तरफ से जो कोशिशें हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने के लिए हो रही है। फिर ईरान को हम कहते तो है कि ईरान ने सिविलियन शिप्स पे किया, लेकिन ईरान की तरफ से जो खबरें आ रही है उनका व्यू पॉइंट ये है कि वहां से जो शिप्स गुजर रहे थे वो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री शिप्स भी उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। तो वो ईरान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, बिकॉज ईरानियंस की एक इंटरप्रिटेशन ये है कि कुछ शिप्स हो सकता है कि वो मिलिट्री इक्विपमेंट लेके जा रहे हो जीसीसी कंट्रीज के हिसाब से, ये उनका कहना है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि कोई फ्री बिल्कुल पैसेज मिले, जो भी शिप जो है उनसे कोऑर्डिनेट करके जाए। ईरानियंस इस चीज पे बड़े जरा केयरफुल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा इस तरह से यूज ना किया जाए जो मिलिट्री बिल्डअप के लिए हो। तो दोनों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। ट्रम्प साहब अपनी तरफ से एक तरह से इसको शुरू से जो कह रहे हैं कि जी फ्री पैसेज होगा, और ईरानियंस कुछ नहीं कहेंगे। ईरानियंस कहते हैं जी आर्टिकल 5 ये नहीं कहता, ये 60 डेज का हमने कहा और हम इसको रेगुलेट करेंगे। तो इस वक्त तो ये हॉर्मुज का है। लेकिन एमओयू के अंदर अगर देखें तो ये काफी वीक सा था, क्योंकि ये तो बेसिस था, ये कोई पीस एग्रीमेंट नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं था, कोई इस तरह बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं था, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसके अंदर मजीद इश्यूज भी डिस्कस होने थे। अभी तो जो कुछ ईरान की भी खफगी इस वजह से है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ कमिटमेंट्स की थी सैंक्शंस रिलीफ देने के लिए, उनके फंड्स रिलीज करने के लिए, उससे भी ट्रम्प साहब जरा बैक ट्रैक कर गए। तो हो सकता है ईरान जो है इसको एज अ लेवरेज यूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशराइज करने के लिए कि जी आपने जो कमिटमेंट्स दी थी सैंक्शंस रिलीफ की और फंड्स को अनफ्रीज करने के लिए, वो आप कमिटमेंट पूरी करें। तो हो सकता है बैक चैनल पे ये कॉन्टेक्ट्स हो रहे हो। अभी अपरेंट तो ये लग रहा है कि ट्रेजेक्टरी नेगेटिव साइड पर है, लेकिन बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने का इस वजह से फिलहाल पॉसिबिलिटी नहीं है। आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है कि दोनों साइड्स देख लिया है कि जो पिछला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके कॉन्सिक्वेंसेस दुनिया के ऊपर तो थे ही, इन दोनों कंट्रीज के ऊपर भी डायरेक्ट थे, यूनाइटेड स्टेट्स के और उनके अलायंस इस रीजन में, और ईरान के ऊपर भी थे। तो केयरफुल होंगे, ओपन एंडेड कोई कॉन्फ्लिक्ट की तरफ या बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ रिलक्टेंट होंगे। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि जो एमओयू है बोथ द साइड्स आर विलिंग टू गिव इट अनदर चांस आल्सो। तो शायद मे बी व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस के नेगेटिव ट्रैजेक्टरी जरूर है, लेकिन क्या एक फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोबारा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें मैं जावेद मलिक साहब का भी पॉइंट लेती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जावेद मलिक साहब जिस नुक्ते पे हम बात कर रहे थे, आपको क्या लग रहा है कि वो जो एमओयू है उसको अब हम डिस्कार्डेड समझें, उसकी कोई अब वक़्त नहीं रह गई, या आप समझते हैं कि नहीं ये बीच में एक फेज आ गया है बट इट इज स्टिल गोइंग टू वर्क? क्योंकि जेडी वैंस का ये कहना कि बेहतर होगा ईरान के लिए कि वो जो मुआहिदा उसकी पासदारी करें, मीन्स के शायद अभी भी जो अग्रीमेंट है उसको एक और चांस देने को तैयार है दोनों पार्टीज। ये एमओयू तो मेरी नजर में तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट तो जरूर आई है कि दिस इज नो लॉन्गर वैलिड, बट ही सेड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम।
हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो उनकी स्टेटमेंट्स कई दफा वो कहते हैं फिर उनको बैक ट्रैक भी कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली people don't want to take it too seriously. I think मेरी नजर में और it's very normal actually in diplomacy, कभी-कभी लीडर्स जो होते हैं वो पब्लिकली कुछ बात कहते हैं बट ऑन द टेबल जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो पोजीशन दूसरी ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स जो अल्टरनेटिव है MOU को कैंसिल कर कह देना तो आसान है, लेकिन व्हाट इज द अल्टरनेटिव? अल्टरनेटिव इज अ फुल ब्लोन वॉर. आई डोंट थिंक अमेरिका आल्सो वांट्स दैट. यकीनन वो जो उन्होंने फायर बैक किया है, बिकॉज ये तो देखिए एक सुपर पावर है अमेरिका, आप उसको डिनाई तो नहीं कर सकते. अगर उनको आप प्रोवोक करेंगे तो दे विल अटैक बैक. अभी चार बहार पोर्ट पे जो इंडिया और ईरान के साथ एक कोऑपरेशन में वो बना रहे थे, आपको याद होगा जब सी पैक हुआ तो उसके साथ चार बहार पोर्ट की बात हुई जो इंडिया और ईरान मिलकर बनाए, उस पर अटैक किया है मेरे ख्याल में जी. और कुछ और ऐसी जगहों पे किया है जहां पे वो समझते हैं उनके नजरिए के मुताबिक हो सकता है कि उसकी वजह से वो उनके कोई इकोनॉमिक और उनकी जो भी है वो उन चीजों को टारगेट करें. आई डोंट थिंक एनी सिविलियन टारगेट्स हैव बीन हिट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन MOU की बात हो रही थी. MOU का जो पॉइंट 4 है उसमें ये लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स विल बिगिन द रिमूवल ऑफ द नेवल ब्लॉकेड इमीडिएटली. ठीक है. और उसके नंबर 5 पर लिखा है कि अपॉन साइनिंग ऑफ द MOU ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स इमीडिएटली, आई मीन एज सून एज पॉसिबल. अब ये देखिए ये दोनों एक तरह से मैं समझता हूँ सब्जेक्ट टू ईच अदर था. अब अमेरिका की जो ब्लॉकेड थी जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है उन्होंने तो वो रिमूव कर दी है. तो ईरान को भी ऑब्वियसली यही बेहतर होता कि अगर वो अपनी जो एटलीस्ट वो 60 डेज जो अंडरस्टैंडिंग रीच की गई थी उसके अंदर वो आमदोरफ्त को आने देते, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स हैं. और अगर खुदा ना खास्ता वहां पे जिस तरह से हमारे फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि हो सकता है कि मिलिट्री की शिप्स होती है, तो वो तो देयर इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे मौजूद है. एक कमेटी दी गई है जिसके साथ आप बात कर सकते हैं. कतर भी है उसके अंदर, पाकिस्तान भी है, वो बात कर सकते बता सकते थे कि देखिए ये जो शिप्स हैं हमें इन पे तहफ्फुज आते हैं. बात है बड़ा ही हसास मामला है और छोटी मोटी स्लिप जो होती है वो भी इट कैन लीड टू व्हाट इट हैज लेड टू स्टार्ट शूटिंग. आप मेरी नजर में सफारतकारी को पहले मौका मिलना चाहिए था. बट सॉरी, कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई स्टिल होप एंड आई थिंक एवरीबॉडी होप्स कि ये MOU रहेगा और we will not go towards a war. अच्छा, towards a war की तो जहां तक बात है, अभी आपने भी आदिल साहब कहा कि शायद आप भी नहीं समझते कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, क्योंकि जाहिर है उसकी कॉस्ट है, दोनों साइड्स के लिए कॉस्ट है जो उनको बेयर करनी पड़ेगी. लेकिन फिर भी ये बड़ी सारी बातचीत हो रही है कि साहिली इलाके जो है उसमें अमेरिका कार्रवाई कर सकता है. बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हो रही है. अच्छा, बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर ऑलरेडी ईरान रिएक्शन दे चुका है कि अगर एक भी कोई अमेरिकी फौजी जो है वो हमारी सरजमीन पर कदम रखेगा तो फिर उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी. तो आपको कोई पॉसिबिलिटी लगती है बूट्स ऑन ग्राउंड की? अगेन सवाल मेरा वही है कि एस्केलेशन कितनी आपको लगता है कि हो सकती है? देखिए, लास्ट टाइम जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलिट्री ऑपरेशन किया था विद ऑल इट्स मिलिट्री माइट, तो उसका वो सीरियसली बैकफायर किया यूनाइटेड स्टेट्स की. एक तो एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसका जिस तरह से आपके लिए डिक्लाइन की तरफ गया, और डोमेस्टिक भी क्रिटिसिज्म ट्रम्प के ऊपर काफी ज्यादा हुआ कि उनकी ये स्ट्रैटेजी जो थी मिलिट्री ऑप्शन की वो कामयाब नहीं हुई. तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो जिस तरह से मिड टर्म पोल्स आगे आ रहे हैं और ट्रम्प साहब को अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एम्ब्रॉयल हो, बिकॉज जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो फिर कैजुअलिटीज बॉडी बैग्स भी पहुंच जाएंगे. तो ये उनके डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स के लिए वो काफी सीरियस इशू है. और जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी या डोमेस्टिक उससे ज्यादा सेंसिटिव है या ओवर सेंसिटिव है ट्रम्प साहब, तो मेरा ख्याल है कि उनको जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो भी उन्होंने मिलिट्री जो अपने ऑपरेशंस किए थे उसके बाद ये लेसन मिल गया होगा कि मजीद एस्केलेट करना या बूट्स ऑन ग्राउंड लाना वहां पे मुश्किल है, स्पेशली जब रीजनल कंट्रीज जो हैं वो बड़े वर्स होंगे इस चीज के लिए. बिकॉज जब बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो ईरान ने तो बड़ा क्लियर कहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स को तो जवाब देगा सो देगा, लेकिन उसके मिलिट्री बेसिस और फिर जो रीजनल कंट्रीज है उनको वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे. हाँ, उनका एक्सपैंड होगा. तो बड़ा सीरियस इशू हो जाएगा जी. तो ये मेरा ख्याल है कि वो रीजनल कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि इस किस्म का मैस क्रिएट हो जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाए लॉन्ग टर्म में. ऐसे रीजनल कंट्रीज तो नहीं चाहेंगे कि मैस क्रिएट हो. जावेद मलिक साहब, और जाहिर है पाकिस्तान तो डे 1 से डायरेक्ट पार्टी नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी बार बार जो मीडिएट हम कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वर्ल्ड पीस जो है उसके अंदर अगर हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं और करें, और हमने किया भी. एक बहुत बड़ा फीट था जो हमने अचीव किया, वो फिर हमें लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट की नजर होने लगा है. आपको लगता है डू वी स्टिल हैव अ रोल लेफ्ट टू प्ले, या अभी भी हम कोई ऐसी विंडो है जहां पे मीडिएट करके इस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक गुडविल है वो तो मैं समझता हूँ इंटैक्ट है अभी भी, क्योंकि दुनिया भर इस चीज को अप्रिशिएट करती है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर उनकी टीम ने जिस तरह से एक सिंसियर एफर्ट्स किए हैं टुवर्ड्स मीडिएशन.
they have been appreciated not only by the US, मैं Yeah. समझता हूँ कि तमाम दुनिया के ममालिक ने इनको अप्रिशिएट किया है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है जरूर, जिस तरह आपने पूछा कि देखिए अगर इस किस्म की एक्टिविटीज होती रहेंगी, लाइक फॉर एग्जांपल आपने गल्फ कंट्रीज और अरब ममालिक का जिक्र किया, अभी देखें जॉर्डन पे भी अटैक किया है ईरान ने, ठीक है, बहरीन पे किया है, कुवैत पे किया है, तो ये जो इस किस्म के एक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली दिस विल पुट अ प्रेशर। अभी जो एक टैंकर था जिसपे सऊदी फ्लैग था, आप जानती हैं पाकिस्तान और सऊदी की जो है म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी है, तो अगर सऊदी टारगेट्स को अटैक किया जाएगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी एक डिफिकल्ट पोजीशन डेवलप होती है, देयरफॉर वन होप्स कि ये सिचुएशन कंट्रोल में रहे। और दूसरी बात देखिए, जहां तक बूट्स ऑन ग्राउंड की आप बात कर रही हैं यास्मीन साहिबा, जी देखिए दुनिया में मैं आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पढ़ने का मौका मिलता है, तो आज के जमाने में जिस तरह से जंग की जाती है, it's not always important to have the boots on ground, Yeah. क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि you can precisely target। अभी देखा जब अमेरिका ने अटैक किया है चार बहार पे और इनके पोर्ट्स पर, कोई रिस्पांस नहीं आया आगे से। आपने देखा ना कि ईरान could not फायर बैक, तो इससे ये जाहिर होता है कि एयर सुपीरियरिटी तो इनके पास है, तो आई डोंट सी द बूट्स ऑन ग्राउंड इज रिक्वायर्ड। वो फाद आइलैंड के लिए एक इंडिकेशन आई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसलिए मैंने जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल, मे बी शायद ब्रवाडो में कहते होंगे, बट आई डोंट थिंक ही विल डू इट। और आई थिंक वो जिस तरह पे आप पहले भी आप एवरीबॉडी नोज कि अगर आप अमेरिकन लाइव्स को उस तरह लेकर जाएंगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जिस तरह से वॉरफेयर हो रही है आज के जमाने में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू हैव द बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी यू कैन स्टिल मेंटेन एयर सुपीरियरिटी, इवन अदर सुपीरियरिटी विदाउट द नीड ऑफ दैट। आप जैम कर सकते हैं उनका पूरा इक्विपमेंट। आपने देखा अभी उन्होंने अटैक किया तो देयर वाज नो रिस्पांस। इसी तरह जब इस तरह से ईरान ने अटैक किया तो जिन ममालिक पे आया तो 95% ऑफ दोस टारगेट्स कुड नॉट बी हिट, यानी उन्होंने उनको थ्वाट कर दिया। दैट्स अ फेयर पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक है, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा आदिल साहब, क्योंकि भी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि ईरान की तरफ से ये बात पहले भी कही गई थी कि अगर दोबारा कोई इस तरह का मामला हुआ तो ये कॉन्फ्लिक्ट फिर लिमिटेड नहीं रहेगा, एक्सपैंड होगा रीजन में, दुनिया में हम इसको एक्सपैंड करेंगे। अमेरिका की तरफ से भी आपको लगता है कोई ऐसी ही मैसेजिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो रेलवे कॉरिडोर हिट हुआ है, चीन और रूस इसको अपने तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो इज इट आल्सो अ मैसेज फ्रॉम देम कि जो पहले जिस तरह की हिमायत या कोई मदद वो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि की जा रही है, अब इस दफा ना की जाए? मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना के जो कोई इस तरह की उनकी कंसर्न्स हैं, बिकॉज ट्रम्प साहब ने तो पब्लिकली चाइना को बड़ा अप्रिशिएट किया कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे हैं, और दूसरा रशिया का भी यही है कि वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट में एम्ब्रॉयल्ड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह से करके वो इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज अगर हाइपोथेटिकली हम समझ भी लें कि वो इनको एंटाइज कर रहा है या इनको इनकरेज कर रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में है, तो फिर तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती है। नहीं, चाइना पे इंटेलिजेंस शेयर करने का तो इल्जाम लगाया ना अमेरिका ने इनिशियली एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ है सर, वो तो हम सबको पता ही है, उनके मूड पे डिपेंड करता है, वो कभी किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, फिर से बैक ट्रैक भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उन पे ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता, उनकी जिस तरह से स्टेटमेंट समरसॉल्ट्स करते हैं अपनी। Exactly. लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ईरान ने जो लास्ट टाइम अपना डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसने काफी अपनी जो कैपेबिलिटी है ड्रोन्स के या मिसाइल्स के अपनी जोर बाजू पे मेरा ख्याल उन्होंने अपने जो लिमिटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव कर लिए थे। वो चाइना बड़ा केयरफुल होगा, बिकॉज अगर वो थोड़ा बहुत भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो उसके जो एक आइडियल्स है या जिस तरह से उनका एक विजन होता है कि वो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दूसरे कंट्रीज के उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इवन वो इंडिया के साथ आप देख लें, वो बड़े रिलक्टेंट रहते हैं, वो दूसरे तरीके से उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज उनके पास एक इकोनॉमिक लीवरेज है, एक क्लाउड है जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उससे अचीव कर सकते हैं। तो ये तो इतनी मैसिव वॉर थी कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स खुद अपनी एक तरह से इन्फ्लुएंस को डिग्रेड किया, तो चाइना और रशिया वो साइड पे बैठ के मेरे ख्याल वो काफी मुतमईन होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे एक प्रेस्टीज डाउन हुई है और वो एक मुश्किल में फंसा हुआ है, तो उनको कोई जरूरत नहीं। तो आपको नहीं लग रहा कि उस तरह की उस साइड के ऊपर कोई एक्सपेंशन हो सकती है इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर? वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद जरूर बात करती है। आपका बहुत शुक्रिया आदिल सुल्तान साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। जावेद मलिक साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी हम बात कर रहे थे कुछ अमेरिका ईरान जो तनाज़ा है जो दोबारा से हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो गया, उस पर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर भी जो इस वक्त बलूचिस्तान में मामला है, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये जो अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, MOU हो गया, एक 60 डेज का ब्रैकेट मिला, विंडो मिला, जाहिर है बड़े सारे खदशात थे लोगों के जहनों में कि क्या हम पहुंच पाएंगे उस पॉइंट तक विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट क्या नहीं, और वही हुआ सर। कॉन्फ्लिक्ट का फिर से आगाज हो गया। आप इस वक्त तक की सूरत हाल को कैसे रीड कर रहे हैं? ये लोग दोबारा टॉकिंग टेबल पर आएंगे या अब आपको लगता है कि वही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जंग ही होगी, क्योंकि ही सेड के इनसे बात करना वेस्ट ऑफ टाइम है? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं समझता हूँ कि डायलॉग की तरफ तो वापस दोबारा जरूर आएंगे, आज नहीं तो कल आना है, क्योंकि मिलिट्री ने पहले भी दोनों को ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल करने दिए। अभी अगर आगे एस्केलेशन जाएगी तो डेफिनेटली हुर्मस के ब्लॉकेट की तरफ जाएगी, और अमेरिका भी जो है वो फिर दोबारा इकोनॉमिकल स्क्वीजिंग करने के लिए वो समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट वो भी स्टेब्लिश कर सकते हैं एज फार एज ईरान इज कंसर्न। तो मेरे ख्याल में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दोनों ने इस हुर्मस जो बाय प्रोडक्ट ऑफ इस वॉर के ही बाय प्रोडक्ट है, पहले तो ये कार्ड्स पे इस तरह नहीं था तो सही ईरानियन प्लान्स के बीच में, लेकिन उन्होंने कभी इसको यूज नहीं किया था। तो वॉर के बाद उन्होंने यूज किया, वो दोबारा एक प्रेशर पॉइंट, ग्लोबल प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे ईरानियंस अगर ये एस्केलेशन में आगे जाता है। बट अनफॉर्चुनेट है, दोनों को एक बड़ा अच्छा पीस का मौका मिला था, दोनों की मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप भी थोड़े से सख्त बयान देते रहे, और प्रोबेबली ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं और इस वक्त जो सेंटीमेंट भी चल रहा है ईरान के अंदर जनाजे की वजह से और जुलूसों की वजह से, वो भी मेरे ख्याल में प्रेशराइज कर रहा है ईरानियन लीडरशिप को। वो जो हार्ड लाइनर्स हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं और ये सख्त डिसीजन लिए जा रहे हैं, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सारी दुनिया की नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि अब सस्टेनेबल पीस की तरफ मामला जाएगा, और फिर हमने देखा कि एक डाइवर्जन जो है वो आ गई है। आपने कहा कि सदर ट्रंप सख्त बयान देते रहे, अब कुछ स्टेटमेंट्स उनकी ऐसी हैं जिनसे ऐसी इंडिकेशन मिलती है कि जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि खार्ग हो गया, कुश्म हो गया, ये जो जजीरे हैं इनके ऊपर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर सकता है, अमेरिका कब्जा भी कर सकता है। आपको लगता है कि बात कहां तक एस्केलेट हो सकती है? देखिए, अमेरिकन अवाम ने इस वॉर के अगेंस्ट एक सेंटीमेंट है जी बात, हाँ, और है तो रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, जो वॉर रेजोल्यूशन है वो एक करारदाद है दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि पीपल ऑफ यूएस आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस वॉर। फर्ज करें वो वहां पे उतारते हैं लोगों को फिजिकली ऑन ग्राउंड, और अगर 10-12 कैजुअलिटीज भी होगी, मैं 10-12 कह रहा हूं, व्हिच इज अ नॉर्मल वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, प्रेसिडेंट ट्रंप फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे इन कॉफन्स को गोइंग बैक टू यूएस, फिर बहुत प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि वो ये इस तरह की चीज को करना चाहेंगे। ऑलरेडी जो मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद अमेरिका का जो एक वो है ना, एक सुपर पावर वाला जो स्टेचर यूजिंग मिलिट्री एप्लीकेशन उसको अप्लाई करने का, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मिलिट्री एप्लीकेशन के बाद वो पॉलिसी कैप्चुलेशन ईरान की नहीं करा सकते, इसलिए डायलॉग के अंदर वो लेकिन जब ये MOU हुआ है तो अमेरिका के अंदर से भी बहुत क्रिटिक की गई प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कि ये किस तरह का MOU आपने किए है। इवन आपने देखा होगा कि 4 वोट रिपब्लिकन ने अगेंस्ट किए ड्यूरिंग ये जिन करारदादों का हम जिक्र कर रहे हैं, दैट आल्सो क्लियर रिफ्लेक्ट्स दे वर नॉट हैप्पी विद दिस सच काइंड ऑफ नेगोशिएशन। तो प्रोबेबली वो प्रेशर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया, और एक जब उनको मौका मिला तो वो दोबारा एस्केलेशन की तरफ गए। 12 टेंशन जरूर है। अब अनफॉर्चुनेटली वो जो मिसट्रस्ट दोनों का एक दूसरे के ऊपर है वो अभी तक बहाल नहीं हो रहा, तो तभी बहाल हो सकता था कि ये CBMs हो जाती। अब देखिए, आपने मैकेनिज्म बनाया कि इसी इंसिडेंट से बचने के लिए हॉटलाइन आपने स्टेब्लिश की, हुर्मस की अलग की और लेबनान की अलग की, तो आपने उस मैकेनिज्म को जब इफेक्टिव नहीं किया तो ये चीज खतरा इसका रहा थ्रू आउट। हम कहते थे कि कॉन्शियस ऑप्टिमिज्म के साथ हम आगे चलेंगे, काफी फ्रेजाइल चीजें चलती हैं और आगे भी इसी तरह की चलेंगी, क्योंकि ये 47 इयर्स दोनों भूल नहीं रहे हैं, एनिमिटी एक दूसरे के भूल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट ट्रस्टिंग ईच अदर, दे आर नॉट ट्रस्टिंग, दैट्स द मेजर इशू। आप सही कह रहे हैं, एतमाद का जो इशू है वो सबसे मेजर है। सर, कोई एक्सपेंशन तो इस कॉन्फ्लिक्ट की आपको होती हुई नजर नहीं आ रही है? जो रेलवे कॉरिडोर हिट किया है अमेरिका की तरफ से, सर उसको कार्गो की तरसील के लिए रूस भी इस्तेमाल कर रहा था, तजारती मकासद के लिए चीन भी इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह की चीज को टारगेट करना, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड या इसके पीछे कोई आप समझते हैं मंतक अप्लाई करके किया गया है?
दिस इज क्लियर कट स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हाँ। कि एक तो जनाजे पे जो लोग जाना था मशहद की तरफ, वो ट्रेनों पे ज्यादातर लोग सफर जो कर रहे थे उनको वापसी पे भी प्रॉब्लम्स होंगी, जाते हुए कई लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये क्लियर सिग्नलिंग है कि हम आपका जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, और इससे आगे जो वर्स्ट सिनारियो ये भी हो सकता है कि वो जो उनके पानी के सिस्टम्स हैं, जो सोशल लाइफ के सिस्टम है, विदाउट दिस फियर के ये वॉर क्राइम्स हैं बेसिकली, दिस इज नॉट फेयर, और ये स्टेचर नहीं है अमेरिका का इस तरह की जंग करना, बट एवरीथिंग जो कहते हैं फेयर इन लव एंड वॉर। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प फिर उसको माने नहीं रखेंगे इन चीजों पर, वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, अभी जो लेटरल एक्सपेंशन के भी खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज बाय ईरान तो जाएंगे रीजनल कंट्रीज के अंदर ही, वो यहाँ से अमेरिका तो हमला नहीं कर सकते। तो वो जो कंटेस्टेशन है विद इन इंट्रा अरब जो कंटेस्टेशन है उसमें भी इजाफा होगा। तो सिचुएशन इज नॉट गुड, नॉट वेरी हैप्पी। पाकिस्तान एज अ मीडिएटर जो मेन रोल हमने अदा करना था वो तो हम करके बैठ चुके हैं। पाकिस्तान यही कोशिश करेगा कि ये वापस अपनी बातचीत के टेबल के ऊपर आए। लेकिन हैविंग सेड दैट, दोनों खासतौर पे ईरान काफी कुछ लूज करके आप टेबल के ऊपर आएगा, ये याद रखिए। जी जाहिर है, ऑब्वियसली कुछ चीजें मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा अपर हैंड था, उसको अगर किसी तरीके से स्ट्रेटेजिकली आगे लेके जाया जाता तो वो ज्यादा मुनासिब होता। सर थोड़ा सा आपसे पाकिस्तान की हमारी जो अंदरूनी सूरत हाल है, बलूचिस्तान की सर सूरत हाल एकदम से खराब और काफी खराब हम देख रहे हैं कि होती जा रही है, और जो कुछ खबरें सामने आ रही हैं बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी कंसर्निंग है। जाहिर है वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, मिलिट्री लीडरशिप भी है, वो कहते हैं जी कि ये जो जंग है दहशतगर्दियों के खिलाफ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। आप इस सारे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो इंडिया के साथ अफगानिस्तान के साथ इजरायली इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी भी बातें जो है वो की जा रही हैं बलूचिस्तान के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए ये एक रिस्पॉन्सिबल वजीर की तरफ से अगर ये बयान आया है और एक मशीर की तरफ से, तो इट हैज ऑफ कोर्स सब्सटेंस होगा और इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड है। यस, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो है ये एक स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन है। इट इज बियॉन्ड अफगानिस्तान एंड बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो। देयर आर अदर कंट्रीज, देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इसको फंड करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं। एक तो पाकिस्तान तो टारगेट है ही है इन ऑल डोमेन, सबसे बड़ा टारगेट तो बलूचिस्तान इटसेल्फ है, उसके मिनरल्स हैं, उसकी जो दौलत है, उसके ऊपर लोगों की नजर है, वो इसको बफर जोन के तौर पर रखना चाहते हैं। सेकेंडली, मेन कम्पिटिटर जो है चाइना, उसके भी इंटरेस्ट जो कि बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स लाने थे उन्होंने, उनको भी चेकमेट किया जाता है, और इस रीजन को ऐसा ही रखना चाहते हैं बफर के तौर पे, ताकि एक लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल करें अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। बहुत सारे मकासद हासिल होते हैं, और इंडिया तो ऑफ कोर्स उनके तो पूरे ऑब्जेक्टिव्स हैं जब वो कन्वेंशनल फेलियर की बात, तो ये एप्लीकेशन एक स्ट्रेटेजिक नोयत की है। अभी सर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, देयर इज अ सर्ज, और थोड़ी सी सर्ज बढ़ेगी, क्योंकि आप अफगानिस्तान के बारे में आप एक क्लियर पॉलिसी लेकर चलें। जब एक कंसिस्टेंसी के साथ आप पॉलिसी चलते हैं तो कुछ अरसे के लिए फिर प्रेशर्स बिल्ड होते हैं, लेकिन आपको उसको मेंटेन रखना होगा, उसको और बढ़ाना होगा, ताकि आप पॉलिसी कैप्चुलेशन करवा सकें ऑन टू एनिमी। वॉर का मकसद ये होता है कि पॉलिसी कैप्चुलेशन कराए और पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिलिट्री। पाकिस्तान हैज बीन कंपेल्ड, ये हमारी कोई चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान मजबूर हुआ है। देखिए ना, आज भी फील्ड मार्शल कह रहे हैं कि हमारी आपसे एक ही ख्वाहिश है कि आप अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ मत इस्तेमाल होने दें, इन टेररिस्ट ग्रुप को वहां मत पनपने दें, उनको मत ट्रेनिंग करने दें। लेकिन आप तो हिस्सा बन गए हैं। इंस्टेड ऑफ, कोई भी मुल्क होता है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ताकि लोगों की वेल बीइंग कर लें, लेकिन वो मुल्क होते हैं जहां पे डेमोक्रेसी होती है, जहां पे पीपल आर आंसरेबल टू देयर ओन पीपल, जिनको जो उनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो ये चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर है। ये अच्छा ये खुश होते हैं कि फ्रिक्शन जितनी बढ़ेगी उसी इंटिमिडेशन कोएजन के साथ अपने लोगों को भी दबा के रखेंगे। अब देखें ना, वहां पे अफगानिस्तान सबसे ज्यादा कैद है, अफगानी सब हमसे भी ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं और अपने लोगों के हाथों उठा रहा है, क्योंकि उनका कोई जिक्र ही नहीं। जो पैसा अमेरिका भी देता है इनको 40-47 मिलियन डॉलर, वो भी इनकी जेबों में जा रहा है। इंडिया ने भी अब इनको पैसे दे दिए, वो भी इनकी जेबों में जा रहे हैं। इलीगल स्पेक्ट्रम का पैसा भी इनकी जेबों में जा रहा है। तो मिलिटेंट एंड मुल्ला दोनों जो हैं वो इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं, और इकॉनमी का और अवाम की तरह। अब खवातीन को आपने गैर मौसर कर दिया, उनकी एग्जिस्टेंस को ही आपने नहीं मान रहे ना। अफगानिस्तान में तो जो फीमेल है, दे डोंट एग्जिस्ट, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन एनी डोमेन। तो
वो आपने साइड पे कर दिए, लोग पूरी दुनिया से आपको पैक करके वापस भेज रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ नहीं भेज रहा महाजरों को वापस, तो पाकिस्तान में कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए बड़े इमोशनल हो जाते हैं। We have done too much, मेरा ख्याल में आप और कंसिस्टेंसी के साथ आप चलेंगे, थोड़ा सा ये प्रेशर बढ़ेगा, बट हैविंग सेड दैट इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विल बी ऑन द राइट ट्रैक इंशाल्लाह। उसके बाद नेगोशिएशंस भी तभी कामयाब होंगी जब आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से होंगे। जो लोग बिल्कुल ठीक कहा है सर, वी हैव एक्चुअली डन टू मच, और अब मेरा ख्याल इट्स अबाउट टाइम कि हमने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है हम उसी स्ट्रैटेजी को जो है वो थोड़ा सा आगे लेके चलें। और आप दुरुस्त कह रहे हैं थोड़ा सा मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन उसमें से वे आउट निकल आएगा। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।